नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये जो डिक्टेशन वीडियो दी गई है इसमें अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, जो पेज 19 से लेकर के पेज 42 तक की डिक्टेशन दी गई है, जिसमें आपकी 60 की स्पीड से लेकर के 100 की स्पीड तक दी गई है। तो मेरा कहना है कि इस किताब के डिक्टेशन लिखने के पहले आप इसका होमवर्क पहले आप करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। उसके बाद में गलतियों को समझें, सब चीज़ को याद करें। उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस करें। 10 बार प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद पहले 60 की स्पीड को टारगेट करें, फिर 70 को करें, फिर इसी प्रकार 100 तक करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स से संपर्क करें। रेडी, स्टार्ट। इनके जरिए देश में राजमार्गों के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में सरकार ने एक उल्लेखनीय कदम यह उठाया है कि इस क्षेत्र में कंप्यूटरों का उपयोग शुरू किया जा रहा है। इससे राजमार्गों की योजना बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इन सभी उपायों से देश में लोगों को यातायात की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। वर्तमान सरकार जल्दी से जल्दी कृषि पर निर्भरता कम करके लोगों को उद्योगों में लगाने के लिए तत्पर है, संकल्पबद्ध है, उतावली है। वो जानती है कि प्रदेश की सारी श्रम शक्ति खेती में नहीं लग सकती। उसका दूसरा उपयोग जल्दी से जल्दी तलाश करना होगा, क्योंकि श्रम शक्ति ही प्रदेश को उन्नत और समृद्ध कर सकती है। यह ऐसा साधन है जिसका अपव्यय या जिसकी उपेक्षा प्रगति के रास्ते में बाधक है। औद्योगिकीकरण की दौड़ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के पिछड़ जाने का एक बड़ा कारण ऐतिहासिक है। अंग्रेज़ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास पर आकर टिके तो आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता मिली। वहाँ औद्योगिक विकास का वातावरण बना, किंतु उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य अंग्रेज़ों की आंखों के कांटे थे। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर सन 1947 तक आज़ादी के हर तरह के आंदोलन में उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य अग्रणी थे। उसकी सज़ा उसे आर्थिक उपेक्षा के रूप में मिली। यहाँ के फलते फूलते उद्योग भी नष्ट कर दिए गए। नए उद्योग लगाने की बात ही नहीं उठती थी। आज़ादी के बाद सरकार ने औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया, पर प्रदेश की साधनहीनता, उद्यमी मिजाज व औद्योगिकरण की हवा का अभाव और कल कारखाने लगाने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों के पूरा न होने के कारण इस दिशा में प्रगति धीमी रही। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, साधन बढ़ते गए, उद्यम का मिजाज बनता गया, औद्योगिकरण की हवा भी बनती गई। नए नए कल कारखाने लगने लगे। इन कारखानों ने उचित वातावरण बनाने में भी मदद दी। खेती पर निर्भरता कम होने लगी। अब जो रणनीति अपनाई गई है उसमें बड़े विराट कारखानों से लेकर झोपड़ी के छप्पर के नीचे लगने वाले उद्योगों तक एक साथ विकास हो रहा है। बड़े उद्योगों के लिए उद्योगपतियों को तो राजी किया ही जा रहा है। केंद्रीय सरकार से भी
सार्वजनिक क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने लगाने का भी अनुरोध किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें जनतंत्रीय शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। प्रदेश सरकार का इस बात में गहरा विश्वास है कि जनता के लाभार्थ किसी भी योजना की शुरुआत जनतंत्र के बुनियादी ढांचे से होनी चाहिए। किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का उसमें कितना विश्वास है और कहां तक उसका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसी उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, जो एक लंबी अवधि से किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए थे, कराए गए। ग्राम प्रधानों का यह चुनाव, जिसमें लगभग 4 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, गांव स्तर के बुनियादी जनतंत्र का संभवतः संसार का सबसे बड़ा चुनाव था, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण जनता की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम और विशेष रूप से एकीकृत ग्राम विकास योजना की सफलता के लिए वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं में ग्राम प्रधानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा इन योजनाओं का लाभ पात्र और ज़रूरतमंद लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों का चयन गांव सभाओं की खुली बैठकों में किया जाए। पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2,88,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभाओं को, जो अपनी आय में करों, शुल्क, भूमि प्रबंध, संपत्ति और अन्य साधनों से गत 3 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि करेगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 3,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 1,000 रुपये तक का होगा। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में यह बिना किसी विवाद के स्वीकार किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की सभ्यता से बहुत पुरानी है, परंतु साथ ही साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से भारत एक अल्पविकसित देश है। भारत के प्राकृतिक संसाधन संपन्न हैं और उसमें विविधता भी है, लेकिन उसका समुचित विनियोजन होना बाकी है। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में यद्यपि अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तथापि ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश का आर्थिक ढांचा मूलतः अविकसित है। नगरों में आर्थिक जीवन कुछ बदला हुआ नज़र आता है, परंतु उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका है। जी.के. रांगेड़कर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अनुमान कुछ बृहद उद्योगों अथवा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली के
व्यापारिक जीवन से नहीं लगाया जा सकता। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक भारत साम्राज्यवादी शोषण का शिकार नहीं हुआ था, इसलिए सामंती उत्पादन संबंधों के बावजूद भी यह देश ब्रिटिश भारत की तुलना में समृद्ध था। भारत की आर्थिक संस्थाएं, उत्पादन विधियां और तैयार वस्तुएं उस काल के किसी भी उन्नत देश की तुलना में नीचे स्तर की नहीं थी। भारत के आर्थिक विकास से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हाथ करघों और चरखों तथा उन पर कार्य करने वाले हजारों बुनकर तथा जुलाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। फुल स्टॉप।